नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तब से रशिया पर कई सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं पूरी दुनिया की कंट्रीज के द्वारा। हम सबने देखा है कि कई सारे ऑयल सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पर। यूएस अपने सैंक्शंस लगा रहा है, यूरोपियन यूनियन अपने सैंक्शंस लगा रहा है रशिया पर। वहीं से एक न्यूज़ सामने आ रही है कि जो जी7 की कंट्रीज हैं, उन्होंने मिल करके रशिया के जितने भी डायमंड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स थे, उस पर बैन लगा दिया है, यानी कि रशियन डायमंड्स पर बैन लगाने का फैसला ले लिया है। अब इंडिया ने इस बैन पर क्लैरिफिकेशन मांगा है जी7 कंट्रीज से कि आखिर इस बैन के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इस बैन पर, क्योंकि इंडिया का जो डायमंड मार्केट है वो बहुत हेविली डिपेंड करता है रशिया के डायमंड्स पे। तो यहाँ पर इंडिया को बहुत इंपैक्ट होगा, इसीलिए इंडिया ने क्लैरिफिकेशंस मांगा है जी7 कंट्रीज से कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी। दूसरी जो ये आप डी बेयर्स कंपनी का नाम देख रहे हो, ये लंदन बेस्ड डायमंड की कंपनी है। इसने भी क्लैरिफिकेशन मांगे हैं जी7 कंट्री से कि बैन का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। अब अगर इस न्यूज़ को और डिटेल में देखें तो देखो जी7 की जो कंट्रीज़ हैं, उनको ऐसा लगता है और ये सच भी है कि जो डायमंड ट्रेड से पैसा आ रहा है रशिया के पास, क्योंकि रशिया का डायमंड ट्रेड बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है डायमंड की रशिया में। तो वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको रशिया यूज़ कर रहा है, जो अपना उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन से। वहाँ के वॉर को फंड करने के लिए रशिया अपने डायमंड इंडस्ट्री का पैसा बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहा है उसमें। अब जो ये बैन लगाया गया है रशिया के डायमंड्स पर, ये बैन जो है ये कंप्लीट बैन नहीं लगाया गया है। यानी कि ये बैन एकदम से पूरा तरीके से रशिया के डायमंड्स को नहीं बैन करेगा, ये फेज्ड मैनर में बैन चलेगा। जैसे रशिया से क्या होते हैं कि बहुत सारे रफ डायमंड्स निकलते हैं। अब वो रफ डायमंड्स जो हैं, वो कई सारी कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर उनकी कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, रशिया के जितने भी डायमंड्स निकलते हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक जो है वो इंडिया जाकर के उसकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है। और फिर वहाँ से वो दूसरे कंट्रीज़ में जाता है। तो रशिया का जो डायरेक्ट ट्रेड है, जैसे रशिया का जो डायरेक्ट रशिया में रफ डायमंड्स निकल रहे हैं और रशिया में ही वो पॉलिश्ड भी हो रहे हैं, कटिंग भी हो रही है उसकी, और उन डायमंड्स पर बैन लगा दिया गया है जनवरी 1 से। लेकिन जो इनडायरेक्ट ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि रशिया के रफ डायमंड्स दूसरी कंट्री में जाकर के पॉलिश और कटिंग हो रही है उनकी, उन डायमंड्स पर जो बैन है वो मार्च में लगाया जाएगा 2024 में 1 मार्च से वो बैन शुरू होगा। अब देखो, जब हम ये न्यूज़ सुनते हैं तो एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि आखिर जो डायमंड्स हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी कैसे होती है? पता कैसे लगेगा कि ये रशिया से आया हुआ डायमंड है या अफ्रीका से आया हुआ डायमंड है? क्योंकि डायमंड्स तो सारे एक जैसे ही दिखते हैं। देखो, उसमें क्या है, ये ट्रेसेबिलिटी की प्रॉब्लम हमेशा से रहती है, क्योंकि रफ डायमंड तो रशिया से निकल जाते हैं और फिर वो दूसरी कंट्रीज में जाकर के पॉलिश होते हैं। तो वहां पर ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए जी7 कंट्रीज अपनी लॉबी बना रही थी कि इसमें कुछ करना चाहिए कि ताकि हम डायमंड्स को ट्रेस कर पाएं। आखिर आप बैन लगाए रहे हो रशिया पर, तो अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये डायमंड रशिया से निकल करके आया है, अगर रशिया अपने रफ डायमंड्स को दूसरी कंट्रीज को भेज देता है, तो आप पता कैसे कर पाओगे कि रशिया का डायमंड है या अफ्रीका का डायमंड है? कहाँ का डायमंड है, आप नहीं पता कर सकते। तो कई सारी जी7 कंट्रीज ने मिलकर के इस पे मीटिंग की कि क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम डायमंड्स को ट्रेस कर सकते हैं। इस पर बेल्जियम जो है, उसने एक सजेशन दिया अपना। हालाँकि बेल्जियम जी7 कंट्रीज़ का ग्रुप का पार्ट नहीं है, बट उसने जी7 कंट्रीज़ को एक रिटन एडवाइस दी कि आप इन सारे डायमंड्स को एंटवर्प के पोर्ट पर लेकर के आइए। यानी कि जितने भी रफ डायमंड्स निकल रहे हैं, वो सारे पहले एंटवर्प के पोर्ट पर आएँ और एंटवर्प के पोर्ट पर उनका एक डिजिटल लेजर तैयार किया जाए। डिजिटल लेजर मतलब कि कौन-सा डायमंड किस कंट्री से आया है, उसका एक प्रॉपर खाता बनाया जाए, एक पूरा लेखा-जोखा बनाया जाए, जिससे आपको ये पता लग जाए हमेशा कि ये जो ओरिजिन है इस डायमंड का, वो किस कंट्री से हुआ है। ऐसा ये सजेशन दिया है बेल्जियम ने। अब देखो, एंटवर्प, आप सबको पता है कि पोर्ट जो है एंटवर्प का, वो बेल्जियम में ही है, और ये पोर्ट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है? देखो, कुछ डायमंड के हब्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि न्यूयॉर्क है एक हब, दूसरा एंटवर्प है, तीसरा टेल अवीव है, चौथा दुबई है, पाँचवाँ मुंबई है और हांगकांग। ये जो है मेजर 6 पोर्ट्स हैं डायमंड की, जहाँ पर ट्रेडिंग बहुत बड़े लेवल पर होती है। अब देखो, ये जो एंटवर्प का पोर्ट है बेल्जियम में, इस पोर्ट को क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी? क्योंकि जो मेजर डायमंड्स है, देखो 50 टू 55 बिलियन का टर्नओवर है इस पोर्ट का अकेले, पूरी डायमंड इंडस्ट्री में। ऑलमोस्ट आप कह लो कि 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो एंटवर्प के पोर्ट से होती है। अब इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, वो रोमन एम्पायर के टाइम से ही एंटवर्प के पोर्ट को यूज़ किया जाता था डायमंड ट्रेडिंग के लिए। और एंटवर्प को पूरे दुनिया का जो है डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ से मेजर जो है डायमंड्स ट्रेड होता है, यहाँ से इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, पूरा एक डायमंड का मार्केट है एंटवर्प का।
अब इसीलिए बेल्जियम ने ये सजेस्ट किया है कि जब एंटवर्प एक इंपॉर्टेंट प्लेस है ऑलरेडी डायमंड के इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर सारे हम डायमंड्स को लेकर के आएँ और वहाँ पर उन डायमंड्स का एक डिजिटल लेजर तैयार हो और फिर वहाँ से ही दूसरी कंट्रीज़ में ये डायमंड्स जाएँ। अब अगर आप देखोगे रशिया की इम्पोर्टेंस डायमंड ट्रेड में, तो देखो जितना 1/3 जो दुनिया का डायमंड है, जो निकल रहा है, वो अकेले रशिया से आ रहा है। और ये 1/3 जो डायमंड निकलता है, ये इसके 90% अकेले एल्रोसा कंपनी प्रोड्यूस करती है। एल्रोसा रशिया की बहुत बड़ी डायमंड की कंपनी है। वो अकेले 90% डायमंड जो रशिया से निकलता है, वो अकेले एल्रोसा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है वो देखो। एल्रोसा कंपनी का 2/3 स्टेक जो है, वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ होल्ड करती हैं। तो कहीं न कहीं G7 कंट्रीज़ का जो ये मानना है कि जो डायमंड ट्रेड से पैसा आ रहा है, वो रशियन गवर्नमेंट कहीं न कहीं अपने यूक्रेन के इन्वेजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वहाँ पर यूज़ कर रही है। तो वो सही भी है क्योंकि इस एल्रोसा कंपनी में मेजर चंक जो है 2/3 जो स्टेक्स हैं वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इस पैसे को जो डायमंड ट्रेड से पैसा आ रहा है वो कहीं न कहीं उसको यूज़ कर रहे होंगे यूक्रेन में और इसीलिए ये बैन उन पर लगाया गया है। अब रशिया के इस डायमंड बैन से इंडिया का क्या नुकसान होगा उसको आप समझिए। देखो, रशिया का जो डायमंड ट्रेड है उसके ऊपर पहले भी ईयू ने बैन लगाया था, हमने देखा था फ़रवरी मंथ में और यूएस ने भी बैन लगाया था, शुरुआत में ही लगा दिया था ये बैन। लेकिन रशिया का डायमंड ट्रेड सिर्फ 1-2% से ही नीचे गिरा। वो आराम से अपना चल रहा था। उसके चलने की रीज़न क्या है? उसके चलने की रीज़न है कि ट्रेसेबिलिटी ही नहीं है डायमंड्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डायमंड्स को ट्रेस करना सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है सारी कंट्रीज़ के लिए कि आखिर इस डायमंड की कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? अब देखो होता क्या है, रशिया के जो रफ डायमंड्स हैं, वो प्रोड्यूस हो गए, रशिया से निकल गए, उनके माइन से रफ डायमंड्स निकाल लिए हमने। अब उन रफ डायमंड्स को आप 90% जो रफ डायमंड्स हैं रशिया के वो चले जाते हैं इंडिया और इंडिया में उनकी पॉलिशिंग होती है, उनकी कटिंग होती है। अब जब इंडिया में वो पॉलिश और कट हो जाते हैं, तो उन पे जो स्टैम्प लगता है वो इंडियन कंट्री का लग जाता है, मतलब ये इंडिया का डायमंड है। तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये रशिया से निकल के आया है डायमंड या किसी और कंट्री से निकल कर के आया है। जिस कंट्री में उसकी पॉलिशिंग और कटिंग होती है, ऐसा मान लिया जाता है कि वहीं का डायमंड है। इसलिए रशियन डायमंड्स पे बैन लगाना बहुत मुश्किल हो गया था यूएस के लिए भी और यूरोपियन यूनियन के लिए भी क्योंकि उनको पता नहीं लगता था कि जो डायमंड्स हैं, रफ डायमंड्स, वो किस कंट्री में जाकर के पॉलिश होंगे, किस कंट्री में जाके उनकी कटिंग होगी और वो किस कंट्री में फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। अब जब रशिया के डायमंड्स पर बैन लगेगा, तो दैट मीन्स कि इंडिया जो है वो रशिया से अब डायमंड्स इम्पोर्ट नहीं करवा पाएगा रफ डायमंड्स को। अब जब रफ डायमंड्स इंडिया पर नहीं आएँगे इंडिया में, तो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कि वहाँ पर कहीं न कहीं इंडिया की इकोनॉमी पर भी इफ़ेक्ट करेगा ये रशिया का डायमंड बैन। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने G7 कंट्रीज़ से इस पर क्लैरिफिकेशंस माँगी है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आपके क्या होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी डायमंड बैन की। So that's all for today's news. Thank you and have a nice day.